नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम इजराइल गाजा संघर्ष की ताज़ा स्थिति और ट्रंप और अमेरिकी केंद्रीय बैंक के बीच तनातनी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। रूसी सेना का यूक्रेन के नए इलाके निप्रोपेट्रोवस्क के औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा। यूक्रेन ने रूसी बढ़त को रोकने का किया दावा। क्रेमलिन ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी प्रयासों की सराहना की। इजरायली ड्रोन हमले में सीरिया के 6 सैनिकों की मौत। सीरिया ने बताया संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन। तुर्की ने इजरायली हमले की निंदा की। रूसी सुरक्षा चिंताओं के बीच जर्मनी की सेना में अनिवार्य भर्ती का रास्ता साफ। कैबिनेट ने मसौदा विधेयक किया पारित। कानून बनने के बाद से स्वैच्छिक सैन्य सेवा की होगी शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद सुधारों को अगले सत्र के लिए किया स्थगित। सदस्य देशों के बीच चर्चा के लिए एजेंडा तय करने पर नहीं बनी सहमति। G4 ने बताया संगठन की विफलता। बांग्लादेश पर मानवाधिकार संस्था की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। अंतरिम प्रशासन के दौरान हत्याएं और हिरासत में मौतों की संख्या बढ़ी। रिपोर्ट में न्यायपालिका की विफलता पर भी उठाई उंगली। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां इसे अगर नहीं रोका गया तो पूरा गाजा खत्म हो जाएगा। गाजा और हमास के बीच अभी संघर्ष विराम की भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि इजराइल अब गाजा को अपनी खोई ताकत पाने का कोई मौका हमास को नहीं देना चाहता। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि यहां संघर्ष विराम की गाड़ी कहां अटकी हुई है। उसके बाद इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान लगातार जारी है। इजरायली सेना की ओर से बताया गया कि उत्तरी गाजा शहर पर कब्जा करने से पहले जमीनी सैनिक गाजा और जबालिया के बाहरी इलाकों में हमास के गढ़ों को निशाना बना रहे हैं। वहीं खान यूनुस में हवाई हमलों के साथ जमीनी सेना लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। इन सबके बीच वायुसेना के हमले में पश्चिमी गाजा में हमास के एक बड़े कमांडर महमूद अल असौद की मौत हो गई है। वहीं गाजा के एक अस्पताल पर इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत पर भारत ने दुख जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने संघर्ष में नागरिकों की जान जाने की हमेशा निंदा की है। वहीं इजरायल में जगह जगह बंधकों को आजाद करने और युद्ध विराम के लिए हमास के साथ समझौता करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कतर और मिस्र ने इजरायल पर हमास के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए गए शांति समझौते को हमास पहले ही मंजूर कर चुका है, लेकिन इजरायल ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल इस समझौते के तहत 60 दिनों का युद्ध विराम होगा और हमास 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजरायल हर एक बंधक के लिए 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। युद्ध विराम के सफल होने की दिशा में इसे 60 दिन से अधिक बढ़ाकर दूसरे चरण में ले जाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार इजरायल ने एक मध्यस्थ मिस्र को बताया है कि वो युद्ध तभी खत्म करेगा जब सभी शेष बंधकों की तुरंत रिहाई होगी, हमास का निशस्त्रीकरण होगा, गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण होगा, क्षेत्र पर समग्र इजरायली सुरक्षा नियंत्रण और शासन का हस्तांतरण किसी ऐसे निकाय को जो हमास या फलस्तीनी प्राधिकरण न हो। इससे पता चलता है कि गाजा में फिलहाल युद्ध विराम काफी कठिन है। इस सबके बीच गाजा में शांति और पुनर्निर्माण की कोशिशों में अमेरिका भी जुटा हुआ है। इसको लेकर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें भी कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी मध्यस्थतों के जरिए हमास पर इजरायल की शर्तों को मानने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ ने एक साक्षात्कार में ये साफ कर दिया है कि अमेरिका भी हमास द्वारा चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई के पक्ष में नहीं है।
इससे ये साफ हो जाता है कि युद्ध विराम समझौते की इजरायली शर्तों को अमेरिका का आंशिक या पूरा समर्थन भी है। और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल ये है कि अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने दिखाया कि किस तरह से जो हमास ने एक्सेप्ट किया है सीज फायर का प्रपोजल, उसकी शर्तें क्या हैं, इजराइल क्या कुछ चाहता है, इस सब के बीच क्या लगता है आपको कुछ सफलता मिलेगी वहां पर युद्ध विराम को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि अभी जैसा लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरी तरह से गाजा पे कब्जा हो जाए, और वो मुझे नहीं लगता कि युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से भी उनके लिए युद्ध विराम अभी बहुत उपयुक्त नहीं है। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि इजराइल में भी एक बड़ी संख्या में लोग इस वक्त नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त जबकि आसानी से बंधकों को छुड़ाया जा सकता है, वो युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमास का प्रस्ताव है, जो हमास जिस प्रस्ताव पे राजी हुआ है, उसमें यह है कि 60 दिन के लिए युद्ध विराम करेंगे और कुछ बंधकों को छोड़ेंगे। इजराइल का ये कहना है कि हमास कहीं ना कहीं इसकी आड़ में रिग्रुपिंग करना चाहता है, अपने को दोबारा ताकतवर बनाना चाहता है। इजराइल का ये आरोप कितना सही है? देखिए, इजराइल को ये लगता है कि कोई भी युद्ध विराम जो है हमास को पुनः व्यवस्थित होने के लिए, रीऑर्गेनाइज होने के लिए और समय देगा। ये बात सत्य है। और ये तो आप कभी भी कोई युद्ध विराम करेंगे तो जो दूसरी पार्टी है, जो कमजोर घटक है, वो उसको समय मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब पहली बार भी जब बंधकों को छोड़ा गया था तो एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत एक फेज 2 होना था, फेज 3 होना था, वो आगे नहीं बढ़ा। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमास काफी हद तक नेस्तनाबूद हो चुका है और अभी प्राथमिकता बंधकों को छुड़ाना होना चाहिए बजाय अन्य चीजों के, क्योंकि हमास की कमर काफी हद तक टूट चुकी है। लेकिन अगर आप चाहें कि उसको पूरी तरह से 100% खत्म कर दें तो ये मुझे इस वक्त संभव नहीं लगता, और इसके लिए लड़ाई लंबी चलेगी और उसमें बंधकों की जान और माल का भी नुकसान होने की संभावना है। अमेरिका के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि जो हमास ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है उसमें फेज वाइज आगे बढ़ने का प्लान है, जबकि अमेरिका समर्थन करता है कि अब कुछ भी फेज वाइज ना हो, एक ही बार में हो जाए जो होना है। तो ये इजराइल के लिए कितना बड़ा समर्थन है? काफी बड़ा समर्थन है, क्योंकि क्या है कि हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फेज वाइज नहीं होगा तो एक बार अदला बदली हो गई या जो भी होगा, उसके बाद इजराइल कितना रुकेगा उन शर्तों पर, यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो हमास तो ये चाहेगा कि उसको लंबा, ज्यादा से ज्यादा समय मिले और इसलिए धीरे धीरे हो। तो हो सकता है कुछ मिडिल पाथ निकले कि एक साथ ना हो के कम फेजेस में हो, जैसा कि अभी हमास कह रहा है। उसके कंपैरिजन में हो सकता है कम समय में हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिडिल पाथ निकालना होगा, क्योंकि हमास मुझे नहीं लगता कि एक साथ सभी बंधकों की रिहाई पर तैयार है। इजराइल की जो ये शर्त है कि हमास का पूरी तरह से निशस्त्रीकरण हो और वहाँ पर जो पूरा का पूरा गाजा का प्रशासन है वो इजराइल के हाथ में हो और इजराइल इसको हस्तांतरण करेगा, जिसको करेगा उसमें ना हमास हो ना फलस्तीन जो अथॉरिटी है ना वो हो, तो ये कितना संभव है? देखिए, अभी सैन्य रूप से तो संभव है, लेकिन वैश्विक और राजनयिक रूप से इसकी एक्सेप्टेंस मुझे नहीं लगता कि शून्य के बराबर है, क्योंकि जो इन्होंने पहले समझौते किए उसके अंदर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीनी अधिकार के अंदर आया था, और उसके बाद काफी हद तक इजराइल के समर्थन से ही शुरू में हमास का आधिपत्य गाजा के ऊपर हुआ था। और अब अगर वो गाजा से लेना चाहते हैं, अगर हमास से लेना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से सब उपयुक्त होगा कि वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी को उसको हैंडओवर करें। उसको मेरे ख्याल से वैश्विक समुदाय मान्यता दे सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वाकई में इजराइल चाहता है कि हमास का प्रभुत्व गाजा में खत्म हो, तो बेहतर होगा कि वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी को इसका कंट्रोल जो है वो सौंप दे, और उससे मेरे ख्याल से दोनों ही पक्षों के लिए काफी हद तक चीजें सुधर सकती।
जो लोग मध्यस्थता कर रहे हैं, चाहे हम कतार की बात करें या मिस्र की बात करें या अरब के दूसरे देश जो चाहते हैं कि वहाँ पर शांति हो, उनका कितना प्रभाव है हमास के ऊपर? क्या वो हमास को या गाजा के लोगों को या वहाँ पर जो संगठन है उनको मना सकते हैं कि जो इजराइल की शर्तें हैं ये मान जाए हमास? देखिए, कतार काफी हद तक हमास के ऊपर प्रभाव रखता है। कतार के एक कार्यालय, हमास का एक कार्यालय कतार के अंदर कार्य करता रहता है, और उसके अलावा हमास की कई लीडरशिप कतार के अंदर रहती रही है। दूसरी तरफ मिस्र जो है एकमात्र राष्ट्र है इजराइल के अलावा जहां गाजा पट्टी जुड़ती है। हालांकि आज की तारीख में इजराइल ने वो जो रास्ता है उसको बंद कर रखा है, इसलिए मिस्र का भी एक जो है काफी प्रभाव है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी राष्ट्र एक ऐसे समझौते की ओर हमास को अग्रसर कर सकता है जो तुरंत सारे बंधकों को रिहा करने के लिए उसको राजी करे। ऐसे में जो इजराइल का नया सैन्य अभियान है जिसको गिदोन चैरियट 2 नाम दिया गया है, जिसमें पूरी गाजा सिटी पर कब्जा करने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, उसको उन्होंने लगभग शुरू कर दिया है, हालांकि अभी तेज नहीं किया है। अब जब वहां पर बात नहीं बन पा रही है तो ये मानवीय त्रासदी को कितना और बढ़ाएगा वहां पर? ये मानवीय त्रासदी को काफी अधिक बढ़ा देगा, और इसके मेरे ख्याल से इसका वैश्विक निंदा काफी ज्यादा होगी इसकी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, इजराइल के अंदर भी प्रधानमंत्री की जो विरोध है वो ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने का एक तरीके से यही संदेश होगा कि अब इजराइल बंधकों की जिंदगी के लिए कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, और उसमें बंधकों की जान और माल का एक बहुत बड़ा खतरा होने की काफी संभावना है। तो ये एक समस्या है जिसको हमें समझना। ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक और घरेलू अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर दुनिया भर में टैरिफ का जाल फैला रहे हैं, वहीं उनकी अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अधिकारियों से नहीं बन रही। एक और ट्रंप द्वारा फेड रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने पर देश में विवाद हो गया है, तो वहीं फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल पर भी ट्रंप का भारी दबाव है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए इसका कारण बताते हैं और इस पर फिर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अपने अप्रत्याशित फैसले को लेकर दुनिया को चौंकाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब फेडरल रिजर्व के गवर्नर को बर्खास्त कर एक और विवाद को जन्म दे दिया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के मकसद से डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कदम मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के अभियान को दिखाता है, जो पारंपरिक रूप से अब तक राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहा। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कुक से पद छोड़ने को कहा था, लेकिन फेड गवर्नर ने 7 सदस्यीय बोर्ड से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। लिसा कुक की बर्खास्तगी के पीछे मुख्य कारण उन पर लगे गिरवी रखी संपत्तियों में धोखाधड़ी का आरोप बताया गया है। आरोप पिछले हफ्ते बिल पुल्टे ने लगाए थे, जिनकी नियुक्ति ट्रंप ने ही की थी। पुल्टे का संबंध मोर्गेज कंपनियों की देखरेख करने वाली नियामक एजेंसी से है। कुक पर लगे आरोप में बताया गया है कि 2021 में लिसा ने 2 अलग अलग शहरों में मौजूद अपने घर को प्राथमिक आवास बताया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि उन्हें बैंक से आसान शर्तों पर लोन मिल सके। बहरहाल अपने फैसले को उचित ठहराते हुए ट्रंप ने कहा है कि वो केवल ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करेंगे जो ब्याज दरों में कटौती का समर्थन करेंगे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ट्रंप ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनके पास कुक को हटाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ऐसा करने से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में फेड के नियंत्रण और आगे जाकर काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठेंगे। इतना ही नहीं, पद संभालने के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर पद छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। लिसा कुक की तरह पावेल को भी अनियमितता के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। टैरिफ से होने वाली आय का हवाला देते हुए ट्रंप ने फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को कम करने का दबाव बनाया, लेकिन चेयरमैन जेरोम पावेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि पावेल सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जता चुके हैं। विश्लेषकों के मुताबिक फेडरल रिजर्व को लेकर ट्रंप का आक्रामक रुख फेड की स्वतंत्र प्रतिष्ठा को अस्थिर कर सकता है, जो न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि पद संभालने के बाद से ही ट्रंप को आर्थिक मोर्चों पर सफलता नहीं मिल रही है, जिसका उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था। लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका में न तो महंगाई कम होने का नाम ले रही है और न ही रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, अगर इस मामले की हम बात करें तो क्या कारण आपको लगता है कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और फेडरल रिजर्व है, इन दोनों के बीच में बन नहीं रही वहां पर? देखिए, काफी समय से फेड और ट्रंप के बीच में टकराव चल रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि जो उनकी आर्थिक नीतियां हैं, उनके समर्थन में फेड जो है इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दे, उससे शायद अर्थव्यवस्था जो है उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। फेड का मानना है कि समय उचित नहीं है जब वो इंटरेस्ट रेट कम करें, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और अन्य कई समस्याएं हो सकेंगी। और फेड में जो लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं, उसमें फेड के चेयरपर्सन जो जेरोमी पावेल हैं वो तो है ही हैं, बट लिसा कुक भी इसी नजरिए की समर्थक थी। तो अब ट्रंप काफी समय से उनसे टकराव की स्थिति में थे। अब उनको लगा कि जब ये लोग नहीं मानेंगे तो उन्होंने एक को बर्खास्त करना शुरू किया है। ये फेड की स्वतंत्रता से एक बहुत बड़ा जो है इंटरफेरेंस है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ लिसा कुक की कुछ गलतियां, जिसमें उन्होंने 2 जगह अपने प्राइमरी रेजिडेंस दिखाया था, और उसके कुछ छोटे मोटे मुद्दे ऐसे जिनको लेकर उन्होंने उनके ऊपर निशाना लगाया है। लिसा कुक जो है कोर्ट में गई हैं और फेड ये कह रहा है कि जो भी अदालत का फैसला होगा हम उससे पूरी तरह से उसका निर्वाह करेंगे। आलोक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फेड के अगर हम बोर्ड की बात करें तो उसमें ये लोग या कुछ लोग हम कहें वो डेमोक्रेट्स द्वारा वहाँ पर उनको पदासीन किया गया है,
कहीं इसके पीछे डेमोक्रेट बनाम रिपब्लिक की पॉलिटिक्स तो नहीं है, जिस कारण से ट्रंप की जो आर्थिक नीतियां हैं उसका समर्थन नहीं कर रहा है फेड रिजर्व? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका में इस तरीके के जो पदों पर नियुक्ति होती है वो उस तत्कालीन प्रशासन करता है, लेकिन कांग्रेस ने एक बिल पास किया है जिसमें ये कहा गया है कि फेड के जो भी मेंबर्स हों उनको स्थिरता प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो इंटरफेरेंस से परे रहे, जिससे कि सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव ना बने, क्योंकि आवश्यक है कि फेड जो है एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। और इसीलिए जो है उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था की है। और ये जो कदम राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया है, ये बात सही है कि लीजा कुक जो है डेमोक्रेट प्रशासन की अपॉइंटी हैं और प्रथम अफ्रीकी मूल की महिला हैं जो फेड की गवर्नर बनी है। अब उनको हटाना मेरे हिसाब से ये एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, क्योंकि लोगों को फिर फेड के ऊपर शक होने लगेगा कि फेड की स्वतंत्रता है, कि फेड भी एक अमेरिकी प्रशासन की कठपुतली बन गया है। और जैसी कि खबर आ रही है, ऑलरेडी बॉन्ड मार्केट्स में एक मैसिव सेल ऑफ देखने को मिला है। काफी लोगों ने अमेरिकी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल से। और जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन चल रहा है, हो सकता है कि अगर फेड की स्वतंत्रता भी खत्म हो तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा आघात। आलोक जी, ट्रंप का या ट्रंप के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अधिकारियों का एक आरोप ये भी है कि वो दुनिया में देशों पर टैरिफ लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा जो फेड है वो अमेरिकी आम लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि टैरिफ लेकर वे अमेरिकी प्रशासन जो है पैसा ले रहा है, लेकिन इसका असर किस पर होगा? अमेरिकी कंज्यूमर के ऊपर होगा, जिसको कि ज्यादा कीमतें देनी पड़ेंगी। अब ट्रंप प्रशासन का यह मानना है कि फेड को इंटरेस्ट रेट्स कम कर देने चाहिए, जिससे लोगों को जो पैसा है वो सस्ती दर पर मिले। पर फेड का ये मानना है कि जो आर्थिक निर्णय हैं ये हालात को देख कर लिए जाते हैं, किस तरीके की मनी सप्लाई है, किस तरीके की महंगाई का दर है, और इन सब चीजों को देखने के बाद फेड इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि ये सही वक्त नहीं है। हो सकता है सितंबर में रेट कम कर दी जाए, लेकिन अभी उनको कम करने का समय नहीं। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जीत गया क्या? 500। नई स्किन अपग्रेड है, सिर्फ 2500। फिर तुम अपने सारे दोस्तों को हरा सकते हो हमेशा। दिखा जरा, ये तो पक्का फ्रॉड है। ये गेम इसके सब दोस्त खेलते हैं। 143K डाउनलोड है। ये कहाँ फेमस है? भैया दिला दो ना, ऐसी गेम से दूर रहना है, ये एक नशा है। आज 2500 का है,
कल 25,000 का लगेगा। ऐसे ही तो फ्रॉड के लूप में फंसाते हैं, लेकिन असली गेम कुछ और ही है। पैसे भी ले लेंगे और हो सकता है तुम्हारे फोन का एक्सेस भी, और फिर हमें ब्लैकमेल करेंगे। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों में फंसकर मत करो कोई ट्रांजैक्शन। इंडिया, स्टॉप, थिंक, देन टेक एक्शन। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जारी है। यूक्रेन ने पुष्टि की है कि रूसी सेना अब यूक्रेन के नए इलाके पूर्वी दिनोप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में घुस गई है। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने उसके कई इलाकों में ड्रोन हमले किए हैं। इस सबके बीच बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ रहे एक रूसी टोही विमान को रोकने के लिए 2 जर्मन वायुसेना के यूरोफाइटर जेट विमानों को भेजा गया। इस विमान पर नाटो की जासूसी का आरोप है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर क्रेमलिन प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका की कोशिश युद्ध को खत्म करवाने में मददगार हो सकती है, लेकिन उन्होंने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर यूरोप के प्रस्ताव की निंदा की और कहा कि यूक्रेन में किसी भी नाटो देश की सेना तैनात नहीं होनी चाहिए। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस शांति प्रस्ताव को लेकर नकारात्मक संकेत दे रहा है। फ्रांस में किए गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश के लगभग 63% लोग चाहते हैं कि देश की संसद भंग कर दी जाए। इसके साथ ही देश में नए सिरे से चुनाव हो। यह सर्वेक्षण ऐसे समय में किया गया है जब प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू अपनी अल्पमत सरकार को बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा परिषद सुधारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में लगातार गतिरोध बना हुआ है। नतीजतन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17वीं बार सुरक्षा परिषद सुधारों को स्थगित कर दिया है। इसका कारण यह है कि सदस्य देशों के बीच चर्चा के लिए कोई एजेंडा तय करने पर सहमति नहीं बन पाई। फ्रांस ने पेरिस संग्रहालय में रखे 3 मानव खोपड़ियों को मेडागास्कर को वापस लौटा दिया। इन खोपड़ियों को लगभग 130 साल से पेरिस संग्रहालय में रखा गया था। इनमें से एक खोपड़ी मेडागास्कर के तत्कालीन मालागासी शासक तोयरा की भी है, जिन्हें लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया था। वेनेजुएला ने अपनी समुद्री तटों की निगरानी के लिए नौसैनिक जहाजों और ड्रोन को तैनात करने का फैसला किया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब अमेरिका ने ड्रग तस्करी से निपटने के लिए वेनेजुएला के तट के पास युद्धपोत भेजे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।